आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन चैनल और ये कार्यक्रम है जन प्रतिनिधि संवाद। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री ललन यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए आपने सर महागठबंधन और सुपर गठबंधन, इसमें जो बिहार की जो पॉलिटिक्स जो चल रही है, महागठबंधन, सुपर गठबंधन और भी कई सारे गठबंधन बने, इसमें आपका क्या रोल है और कैसे ख्याल आया कि सुपर गठबंधन बनाया जाए? महोदय, बिहार की राजनीति वर्षों से समाज को समाज से फूट डालकर कर रही है राज। इस छोटी सी बात को अब तक समझा नहीं समाज। वर्षों से कांग्रेस, भाजपा और महागठबंधन के तमाम नेता साजिश भरी रणनीति के तहत गांठबंधन बना लिया, जिसको महागठबंधन का नाम दिया गया है। और जिस महागठबंधन में किसी भी दल को, किसी भी नेता पर विश्वास नहीं है, बिहार सोचने पर मजबूर है। यह अफसोस करता हुआ बिहार अविश्वास भरे नेताओं को दरकिनार करने के लिए और विश्वास को जनमानस में जीतने के लिए एक नए प्रकार के गठबंधन की निजात हुई है, जिस गठबंधन का नाम सुपर गठबंधन रखा गया है। जी सर, आप जो पब्लिक का जो माहौल है आज, जो हम रोड पे जो जाते हैं या फिर सड़कों पे जो जाते हैं, तो असली देसी पार्टी जो आपने जो बनाया, इसके लिए एक संगठन बनाने के लिए बहुत ही हिम्मत की जरूरत पड़ती है। ये हिम्मत सर आपको कहाँ से मिली और आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है? महोदय, व्यवस्था इस तरह से नाजुक है कि सड़क पर चलने वाले आम लोग भी राजनीति करने को और सोचने को बेबस है। और जब समस्याएं जिंदगी में भर जाती है और जिंदगी जब लाचार होने लगती है और बेबस जिंदगी जब अपने आप को अफसोस करने लगती है, आधी रोटी और सूखी रोटी खा करके गुजर बसर करने वाली जिंदगी जब भर पेट खाने को ललायत रहती है, तब एक नए प्रकार की क्रांति को आगाज देने की बात होती है। और इनके प्रकार जिंदगी चल रही थी, लेकिन लाचारी इतनी हुई कि आम लोगों के सहयोग से और उन लोगों की सलाह से, बहुत ज्ञानी लोगों के मार्गदर्शन पर व्यवस्था को सुधार करने हेतु समाज के हित में, जनमानस के लाभ में, बिहार के विकास के लिए, अपने समाज के समुचित व्यवस्था को सुधारने के लिए एक पार्टी की स्थापना करनी पड़ी। और जिस पार्टी में अवलोकन किया गया किस प्रकार के लोगों को रखा जाए, वैसे लोग हों जो समस्या से ग्रसित हो, वैसे लोग हों जो बहुत प्रकार के ठोकर खाए हों, वैसे शख्स हों जो विभिन्न प्रकार से बिहार को नई रफ्तार देने की सोच रखते हों, वैसे वीर हों जो बिहार में सुधार चाहते हों, बिहार की रफ्तार चाहते हों, बिहार को मजबूत करने की दृष्टिकोण से अपने हौसला को बरकरार रखते हों। ऐसे स्वतंत्र निष्पक्ष लोगों की तलाश करके और कुछ लोगों को सामूहिक इकट्ठा करके सब लोगों की सहमति से, सब लोगों के विचार विमर्श के फलस्वरूप असली देसी पार्टी का गठन किया गया। क्या सुपर गठबंधन जो है आपका, क्या इसमें सभी
पार्टियों की समान विचारधारा है या अलग अलग विचारधारा के लोग? कहावत है कि 5 उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन फिर भी विभिन्नता में भी और भारत माता के विभिन्नता में भी भारत की एकता और अखंडता देखी जाती है। आज विभिन्न मुद्दे को लेकर के सड़क पर यत्र प्रकार से आंदोलन करने वाली पार्टी असली देसी पार्टी की विचारधारा को मानते हुए पूर्ण सहमति देकर के सुपर गठबंधन के नीति सिद्धांत को कबूल करने को तैयार और इस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने को तैयार। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि नीति जो कुछ भी हो, लेकिन सभी पार्टियों की नीयत साफ है कि बिहार में सुधार की आवश्यकता है। बिहार में भ्रष्ट नेताओं को दरकिनार करने की जरूरत है। बिहार में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, उसके खिलाफ आवाम है। और सभी पार्टियों की नीति सिद्धांत जब एक समान मिल जाती है तो एक नए गठबंधन के रूप में सब लोगों के सहमति बनने पर एक सूत्र में पूरे बिहार में चुनाव लड़ने को तैयार हो जाते हैं। वही सुपर गठबंधन के नेतृत्व में कई घटक दलों ने ये स्वीकार किया है और जितने भी हमारे घटक दल हैं संतोषपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक, हार्दिक इच्छा से सुपर गठबंधन के नेतृत्व में अपने उम्मीदवार को बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में उतार करके सुपर गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में अभी रफ्तार में लगे हुए हैं। आपके पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा सूत्र बता रहे हैं कि आप ही होंगे, क्या ऐसा ही है? It may be possible. It may be possible. Mysterious are the ways of God, and under the scheme of God, we are negligible. God will know. नून रोटी खाएंगे, घूसखोरी को मिटाएंगे, ये आपके पार्टी का नारा है या फिर ये एजेंडा है, क्या है? किस तरह का ये नारा दिया गया है? देखिए महाशय, एक कहावत है कि जो जितने बड़े लोग हैं उतने प्रकार से भ्रष्ट हैं। जिसके पास जितनी सारी सुविधाएं हैं उतने प्रकार से उनकी बेईमानी भी है। और भ्रष्टाचार की गंगा बहाने वाली राजनीति अब अपने अंदर फैली हुई गंदगी को साफ करना चाहती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो नमक रोटी खा के गुजर बसर करते हैं, असली इज्जत उसी के पास है। आज किसानों को उचित समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। 1900 रुपये क्विंटल बिकने वाला धान आज 1300 रुपये क्विंटल बिकने को लाचार है। व्यवस्था नाजुक है। सरकार में जो भी समस्याएं उभर के सामने आई है, सरकार अपने आप को कागज के पन्ने पर बिहार की विकास बहा रहे हैं और बिहार में विकास की बहार है, क्योंकि बिहार का विकास ठप है, क्योंकि बिहार में नीति से सरकार है। आज यह कैसी मजबूरी है कि गरीबों का विकास बिहार में अभी तक अधूरी है। इसीलिए नून रोटी खाएंगे, लेकिन भ्रष्ट नेता को इस बार के चुनाव में हटाएंगे। आपके बारे में सब लोग बताते हैं, जब मैं ग्राउंड पे निकलता हूँ, जब लोगों से बात करता हूँ, तो लोग बताते हैं कि जेपी के दिनों में भी आपकी सहभागिता थी। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए महोदय, जेपी आंदोलन 1974 में हुआ था। ये हम लोग किताब में पढ़े थे। हमारी सहभागिता उसमें कुछ भी नहीं थी। उसी आसपास हमारा जन्म हुआ था। गरीब किसान का बेटा हूँ, मिट्टी में जन्म लिया हूँ। सोने के पलंग पर जन्म लेने वाले का विरोध करना हमारी पुरानी आदत है। खानदान की राजनीति का विरोध करना हमारी नीयत है।
मिट्टी में जन्म लिया हूँ, इसीलिए नमक रोटी खा के सच्ची बात बताता हूँ कि मंदिर मस्जिद का नारा देने वाले इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ते हैं। खानदान की राजनीति करने वाले हमारे समाज की समरसता को और लोकतंत्र को वास करके सामाजिक और राजनीतिक मर्यादा को अपमानित करते हैं। इसीलिए जब तक बेईमानों को बारी बारी से अपमानित नहीं किया जाएगा, तब तक ईमानदार लोगों का सड़क पर चलना दुश्वार नजर आएगा। आपका पैतृक निवास कहाँ क्या रहने वाले हैं और स्कूली शिक्षा श्रीमान, एक समय की बात है, सहरसा, ये कब की बात है? 1973 की बात है 73 की आप और उस जमाने की याद कि 1973 में मेरा जन्म है और सहरसा जिला का एक दुम्मा गांव है। एक समय की बात 1973 में जन्म लेने के साथ सहरसा जिला का नाम दुम्मा गांव का पैगाम और 1973 में जन्म लेने वाला आपका यह शख्स अब सच्चे दिल से नमक रोटी खा करके भरा हुआ, मिट्टी में खेल करके भुजा चौड़ा किया, उच्च शिक्षा प्राप्त किया और मैट्रिक की शिक्षा सहरसा जिला प्रियव्रत हाई स्कूल से पास किया। धीरे धीरे मधेपुरा में भी पढ़ा। मधेपुरा जिला में पढ़ने के साथ साथ पटना में भी हमने ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म की। उसके बाद एन प्रकार पत्रकारिता में बहुतों प्रकार से सच्ची, स्वतंत्र, निष्पक्ष खबर छाप करके एक ऊंची आयाम पेश किया। तत्पश्चात पत्रकारिता करते करते हमारी नीति इस तरह से सुधारने को आतुर हो गई कि भ्रष्टाचार को और उनके खिलाफ में आंदोलन करने को मजबूर हो गए और मजबूर होने के साथ राजनीति में हमारा प्रवेश हो गया और वही राजनीति अब कूटनीति फैलाने वालों के खिलाफ एक नए प्रकार के आगाज देने को तैयार है। जैसा कि आपने बताया कॉलेज की पढ़ाई आपने पटना से कंप्लीट की और किस कॉलेज से आपने पढ़ाई कंप्लीट की? हम तो ग्रेजुएशन पटना साइंस कॉलेज से किए, मैट्रिक सहरसा जिला से। वहाँ छात्र राजनीति में कुछ इन्वॉल्वमेंट वहाँ? छात्र की राजनीति में तो भूचाल रहते ही। किस पार्टी से थे आप? ये खुल के बताएं। देखिए, सही बात है, एक कहावत है, हम लोग किसान के घर से हैं और किसान फसल उपजाने वाले सबसे बड़े भगवान हैं। इसीलिए किसान के घर में जो भी जन्म लेता है उसका दिल भी पवित्रता से हमेशा गदगद रहता है और किसान का कोई भी बेटा हो, किसान का हर एक संतान सही बात को डट के बोलता है, जो जहाँ है वहीं से बोलता है। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही थी तो उस समय जब स्वतंत्रता की बात होती थी, यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के खिलाफ जब भी आवाज उठती थी तो उस आवाज के उठने के पहली कतार में मेरा नाम होता था। आंदोलनकारी में और छात्र आंदोलनकारी में हमारी भी पहली प्राथमिकता होती थी, लेकिन गरीब का बेटा होने के नाते पढ़ाई करना भी हमारी पहली प्राथमिकता थी और आंदोलन करना भी और राजनीति में प्रवेश करने की प्रबल इच्छा छात्र आंदोलन से ही हमारी रही। आपके पिताजी क्या करते थे?
अगर अगर हैं तो क्या कर रहे हैं? बस ये बताएं, हमारे क्या नाम था? पिताजी जयनारायण यादव, वो एक साधारण किसान थे। खेती बाड़ी, उनका कुछ राजनीति से कुछ लेना देना? हाँ, कांग्रेस के महामंत्री जिला महामंत्री रह चुके हैं। सहरसा जिले के कांग्रेस के जिला महामंत्री रह चुके हैं और पंचायत में हमेशा सरपंच रहा करते थे, 30 साल सरपंच। अभी सर आपने कहा कि वंशवाद का जो आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि वंशवाद की राजनीति खत्म करना चाहते हैं, या फिर लोग अगर किसी को अगर रिजेक्ट कर देंगे तो वो तो खुद ब खुद रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें गलत क्या है? इसमें आपको गलत कहाँ से नजर आता है? क्या दिक्कत क्या है? गलत है सर। हम आपके कहने का पिता तो मतलब ये है, आपके भी पिता तो सर राजनीति में थे, आप भी देखिए, राजनीति में हमारे आए। पिताजी जब राजनीति करते थे तो हमारे घर में उसके अलावा कोई भी राजनीति नहीं थी। हमारे पिताजी राजनीति करते करते, समाज की सेवा करते करते जब इस दुनिया से गुजर गए तो हम लोगों को अनेकों प्रकार से राजनीतिक तौर पर इतने प्रकार से प्रताड़ित किया गया कि राजनीति में आना हमारी मजबूरी हो गई। आपके कितने भाई बहन घर में कितने? हम लोग 2 भाई और 2 बहन। बहनों की शादी हो गई होगी सर? सबों की शादी हो गई और बड़े भाई हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और हमारे एक भतीजे हैं। एक भतीजा है जिसका नाम अंशुमन है, वह भेल में बहुत बड़ा इंजीनियर है। पार्टी बनाने से पहले आप क्या कर रहे थे? पत्रकारिता जैसा कि बताया आपने, जिनका उपार्जन यह असली देसी पार्टी बनाने से पहले हम समाजवादी पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता थे। उसके पहले हम पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय देवगौड़ा जी का ट्रांसलेटर थे। इसके बाद उसके भी पहले हमारा अनुभव पत्रकारिता से रहा। पत्रकारिता और स्वतंत्र, निर्भीक, निष्पक्षता हमारी शान और वही लेखनी हमारी पहचान। अभी के समय में सर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो किसी की भी विचारधारा आपको पसंद नहीं आई, इसलिए आपने देसी पार्टी इससे पहले आपने जवाब दे चुका है। ऐसा देखा जाता है कि वर्षों से जो लोग सरजमीनी तौर पर पार्टी को मजबूत करते आए हैं और पार्टी के प्रति वफादारी निभाकर और नेता को अपना आदर्श मान करके हमेशा जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा देते रहे हैं, जो 5 वर्ष नहीं विगत 20 वर्षों से बड़े बड़े नेताओं को आदर्श मान करके अपनी जिंदगी गुजार लिए हैं, अंतिम मौका में भी कुछ लाभ लेना चाहते हैं, जिसको आजकल की राजनीति रणनीति बना करके सरजमीनी कार्यकर्ताओं को बारी बारी से अपमानित करती है। यह बिहार के लिए कलंक और दुर्भाग्य का विषय। इसीलिए असली कार्यकर्ताओं का स्वाभिमान पेश करना चाहता है, असली देसी स्वाभिमान। नीतीश कुमार के बारे में आप क्या सोचते हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री? आदरणीय नीतीश कुमार को हम लालू यादव से बेहतर नेता मानते हैं। सवाल सिर्फ इसलिए पूछा था क्योंकि अभी चुनावी माहौल जो चल रहा है बिहार में, और जिस तरीके से नीतीश कुमार पर हमले हो रहे हैं, शिक्षा हो, शिक्षा में टीचरों की बहाली हो, हड़ताल, घोटाला, इस तरह की चीजें सामने आ रही है, इस पे आपका क्या स्टैंड है? हाँ हाँ सर, नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं, और अभी जो राजनीति में जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है या फिर घोटाला वगैरह है, शिक्षकों की बहाली है, इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार के शुरू का 5 साल का शासन
अपराध मुक्त समाज का रहा, लेकिन 5 साल शासन करने के उपरांत दूसरा शासन और तीसरा शासन इस तरह से बेकार रहा कि बिहार अब बेबस बिहार हो गया, बिहार अब लाचार हो गया, बिहार में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही, बिहार के गली गली में शोर है, अब घुसखोरी बेजोर है, घुसखोरी बेजोर। तेजस्वी यादव एक बड़ा नाम महागठबंधन का लीडर कहा जाता है, मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तमाम बातें चल रही हैं। आपका तेजस्वी के बारे में आप क्या सोचते हैं और महागठबंधन के बारे में आप क्या सोचते हैं? महोदय, व्यवस्था इस तरह से नाजुक है कि आदरणीय लालू यादव के 15 साल का शासन इस तरह से वो व्यवस्थित रहा कि पूरा बिहार जंगल राज कहना शुरू कर दिया। इस तरह से 15 साल का शासन आदरणीय लालू यादव का रहा कि 15 साल का शासन इस तरह से विकराल हो गया, जनमानस के खिलाफ हो गया कि आदरणीय नीतीश कुमार की छोटी सी मेहनत में नीतीश कुमार को कुर्सी मुख्यमंत्री की मिल गई। और सोना के पलंग पर जन्म लेने वाले तेजस्वी यादव का क्या कहना है। हम लोग गरीब का बेटा है, गरीबों के भलाई की बात करते हैं। वो सोना की पलंग पर जन्म लिए हैं और पूरा बिहार उनकी खबर जानना चाहता है, लेकिन हम लोग मिट्टी की बात करते हैं, वो भ्रष्टाचार फैलाने की बात करते हैं, वो कुर्सी की बात करते हैं। हम लोग समाज को एकता और अखंडता देने की बात करते हैं, वो सत्ता पाने की बात करते हैं, वो व्यवस्था परिवर्तन नहीं चाहते, वो सिर्फ पुराने सामाजिक न्याय का मसीहा कहे जाने वाले आदरणीय लालू यादव। आखिर क्या हो गया कि आप सामाजिक न्याय का नारा देते देते खानदान की राजनीति को बढ़ावा दे दिए। बिहार मजबूर हो गया। ये पब्लिक है, सब जानती है, हम किसान का बेटा हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, गरीबों के पैगाम की बात करते हैं और बिहार के विकास की बात करते हैं। आप शोषण की बात करते हैं, आप असली कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम करते हैं। ऐसा देखा गया है कि इस चुनाव के हालात में 1000, 2000 नहीं 3-4 उसके सरजमीन कार्यकर्ता उनके दरवाजे के आगे खड़े रहे, लेकिन मुलाकात भी नहीं हो सकी। वह देहात से आने वाले तमाम कार्यकर्ता वह राजद के ही कार्यकर्ता होंगे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं होना ये सबसे बड़ी बेईमानी है, सबसे बड़ी बेईमानी है। क्योंकि देखिए, हम गरीब की बात है, देहात में रहते हैं, देहातों की बात करते हैं और देहात में रहने वाले सच्ची बात करते हैं, वतन की बात करते हैं और सरजमीनी बात करते हैं, हकीकत बात करते हैं। इसीलिए हम देश की भलाई चाहते हैं, हम बिहार का विकास चाहते हैं, बिहार में परिवर्तन चाहते हैं। वो फिर पुराना बिहार चाहता है। सोना की पलंग पर लेने वाले आदरणीय तेजस्वी यादव राजा बनना चाहते हैं, सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, गति चाहिए, हमें गरीबों की सेवा चाहिए। उनको राजशाही चीज पसंद है, हमको तो सिर्फ नमक रोटी पसंद है। अंतर यही। आपने भी जनता का बात किया, जनता बहुत भ्रष्टाचार से ग्रसित है, तमाम बातें आपने कही। अभी एक कल का अखबार जब आप उल्टेंगे तो एक उसमें न्यूज आया है, एक आर्टिकल है, प्रीपेड मीटर लगने के बाद 2-3 दिनों तक, अभी ये चुनावी सवाल नहीं है, ये जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, जनता को जो परेशानियां हो रही, 3 दिन 4 दिन तक लाइट कटिंग दी रही।
नीतीश कुमार अगर चाहते तो एक ऐप बना देते, सिर्फ लोग खरीद के और सिर्फ फोटो खींच के भेज के और लोग कर सकते थे। लेकिन ये जो मीटर बदलने का प्रक्रिया चालू है, कभी वो मीटर बदलता है, कभी ये मीटर बदलता है, कंपनी को पैसा जाता है, यहाँ पे कहीं न कहीं बंटरवार दिखाई देता है। आपका इसमें क्या कहना है? इस पर यही है कि अब अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एमएलए फ्लैग को तोड़ देना, जो बहुतों प्रकार से मजबूत था, और कमजोर फ्लैग बना के आने वाले नए विधायक को पेश कर देना, यह भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अब जिस प्रकार से पुराने मीटर को हटाया गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाया गया, अब फिर प्रीपेड मीटर, बार बार मीटर बदलना, बार बार आम जनों का शोषण करना, यह बहुत बड़े घोटाले का प्रतीक है। क्योंकि यह रिश्वत कैन प्रकार से सूत्रों और माध्यम के द्वारा नीचे से लेकर ऊपर तक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है। और बिहार सरकार भ्रष्टाचार को रोकने में लाचार है, लेकिन इसका आम जन लोग शिकार है। इसीलिए अब जनमानस भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहता है। आम जनता अब इस तरह का मीटर फिर दोबारा नहीं चाहता है। अब याद कीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी 7.5 रुपए प्रति यूनिट नहीं है, और हिंदुस्तान के हरियाणा से लेकर के दिल्ली से लेकर के 3 रुपए 20 पैसे प्रति मीटर यूनिट बिजली का दर है। लेकिन क्या हो गया नीतीश बाबू, क्या कर रहे हैं, कैसी सरकार चला रहे हैं? अच्छा सिरा दिया आपने बिहार के गरीब जनता को, बिहार में बेबस जनता को, लाचार जनता को, आधा पेट खाने वाले जनमानस में रहने वाले गरीबों को कि 3 रुपए प्रति यूनिट देने के बदले आपने 7.5 रुपए और या 7.25 रुपए या 7 रुपए से ऊपर रेट तय कर दिया। इस तरह का बुरा हाल कर दिया और बिहार के जनमानस का शोषण करने में बहुत प्रकार से भ्रष्टाचार कर दिया। यह कैसी लाचारी है कि व्यापक भ्रष्टाचारी बिजली विभाग में तैयारी है। मथुरा में जो ट्रैफिक की समस्या है, रोज जाम, रोज लोग परेशान, जल्दबाजी में फैसला, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर लगता है, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? महोदय, बड़े शहर का उदाहरण लीजिए, दिल्ली जाइए कहीं जाम नहीं है, चंडीगढ़ जाइए कहीं जाम नहीं है, कलकत्ता जाइए उतना जाम नहीं मिले। लेकिन बिहार में इस हिसाब से सिर्फ डाक बंगला चले जाइए, बोरिंग रोड चौराहा चले जाइए, माने छोटे से गांधी मैदान के आसपास चले, बहुत जाम से निजात मुश्किल है। यह सबसे बड़ी विफलता प्रशासनिक विफलता है, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था कई प्रकार इनके हैं कि सरकार की विफलता है। चूंकि यातायात से निजात पाने का जो नियम है वो कोई और नहीं बनाते हैं, सरकार बनाती है। यदि इसमें सजगता नहीं हो तो बहुत सारी दुर्घटनाएं होने का डर बने रहता है। जाम की समस्या इतनी है कि बहुत लोग हॉस्पिटल जाने के क्रम में इमरजेंसी में जाने में उनकी जान चली जाती है, बहुत लोगों को ड्यूटी छूट जाती है, बहुत लोगों की हाजिरी नहीं बनती है, गरीब लोग लाचार हो जाते हैं, बेबस मजदूर, मोटरसाइकिल, साइकिल, ठेला, रिक्शा चलाने वाले लोग शिकार हो जाते हैं। बड़े लोगों का क्या कहना है? हम तो कह देना चाहते हैं कि अगर किसी करोड़पति के मोहल्ले में यदि कोई गरीब लोग भूख से मरता है तो पहली प्राथमिकता और पहली प्राथमिक दर्ज करोड़पति पर होना चाहिए। अभी इलेक्शन के टाइम में, अभी जो इलेक्शन चुनावी माहौल चल रहा है, इलेक्शन के टाइम में गांधी सेतु पुल का उद्घाटन जो किया गया माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, इसको आप कैसे देखते हैं? चुनाव में माइलेज लेने का तरीका है या फिर कुछ और, या फिर जिसमें भी पुल का उद्घाटन किया जा रहा है, पुल बन नहीं रहा है, टूट जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं?
क्या क्या चल रहा है? खबर के माध्यम से सुने थे कि उद्घाटन के बाद कुछ पुल ध्वस्त हो गए, कुछ पुल उद्घाटन से पहले ध्वस्त हो गए। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार, सरकार की नींद अभी तक नहीं खुली है। सालों साल भर गांधी सेतु पुल बनते रहता है, या क्या हो रहा है? कोई ऐसा दिन नहीं है कि गांधी सेतु पर काम नहीं चलता है। और यह उद्घाटन की यह घोषणा लूट की है योजना। इसीलिए आदरणीय नीतीश कुमार की यह लाचारी और भ्रष्टाचार है बिहार में सबसे भारी, सबसे भारी, सबसे भारी। बीजेपी, जदयू, आरजेडी सोशल मीडिया पे लगभग हर एक पार्टी करोड़ों रुपए खर्च करती है। आपकी पार्टी जो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं खर्च करती ही नहीं है, तो कैसे आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे? देखिए, हम लोग नमक, रोटी, प्याज खाने वाले व्यक्ति हैं। मिट्टी में जन्म लिए हैं, सच बात बोलना जानते हैं। समाज में जो पंचायत का फैसला होता है, वह फैसला दूध का दूध और पानी का पानी करना जानते हैं और चाहते हैं। लेकिन यह जो व्यवस्था है बिहार की, यह बहुत प्रकार से मजबूर है। अब हम चाहते हैं बिहार में एक नए प्रकार के विकल्प के साथ नए प्रकार की क्रांति हो। जिस तरह की क्रांति 1974 और 1977 में हुई थी, अब बेबस बिहार, 1977 जैसी हालात बिहार, 1974 जैसे आंदोलन के मूड में यह बिहार एक नए प्रकार का विकास चाहता है और गरीबों का उत्थान चाहता है और गलत तरीके से फंसे हुए मुजरिमों की सीबीआई जांच करा के और सही इंसान को जेल से मुक्ति देना चाहता है और गरीबों की सेवा में सरकारी योजना 100% उतारना चाहता है। गरीबों के बच्चों के लिए हर एक पंचायत में लाइब्रेरी चाहता है। गरीब लोगों के बाल और दाढ़ी बढ़ाने के लिए हर एक टोला महल में सरकारी नाई चाहता है। यह बिहार अनेकों प्रकार से गरीबों का उपकार चाहता है। यह बिहार बहुतों प्रकार से भ्रष्ट राजनीति करने वालों को दरकिनार करना चाहता है। इसीलिए बेबस बिहार, लाचार बिहार अनुरोध पूर्वक प्रार्थना करते हुए बिहार के लोगों से गुजारिश कर रहा है कि अब की बारी भ्रष्ट नेताओं को हटाने की पूरी तैयारी तैयारी तैयारी। आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग कहीं न कहीं केंद्र के इशारे पे काम कर रहा है? ये हम क्या कर सकते हैं? हम तो इस तरीके से इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे घोषणाएं की हैं। बिहार घोषणाओं से उन्होंने एक बहुत बड़ा घोषणा किया और ठीक चुनाव से पहले उसके बाद चुनाव की तारीखें रोकी जाती हैं और इतना कम समय दिया जा रहा है, तो एक राजनीतिक पार्टी कैसे इसमें मतलब चुनाव करेगी? और जो गरीब पार्टी है वो लोग कैसे अपना चुनाव का कैंपेन करेंगे? हम छोटे लोग हैं, छोटी बात करना जानते हैं। बड़ों की बात से और बड़ों की बात को लेकर के एक नए प्रकार की लड़ाई नहीं चाहते। हम तो फरियाद चाहते हैं। हम भी सुनते थे, हम भी बचपन में अपने पूर्वजों से सुनते थे कि राष्ट्रपति एक बहुत बड़ा पद होता है जो अनेकों प्रकार से हस्तक्षेप करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन आज क्या हो गया? गवर्नर, कोई राज्यपाल एक स्टेट का राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री से कहीं गलती होती है तो उस सुधार की आवश्यकता को लेकर के आदरणीय
राज्यपाल महोदय का हस्तक्षेप होना जरूरी हो जाता है। लेकिन क्या हो गया, माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय हस्तक्षेप करने के बदले हाथ पर हाथ देकर के चैन की नींद सोते रहेंगे। जब तक ऐसा करते रहेंगे तब तक यह देश कलंकित होते रहेगा, देश का बुरा हाल होते रहेगा, देश पीछे जाता रहेगा, देश में भ्रष्टाचार फैलती रहेगी। और हो सकता हो, सूत्रों से पता चला है, खबरों से हमें पता चला है, बाजार में जब चलते हैं, आम लोगों के बोलने से हमें पता चलता है, यह जानकारी मिलती है कि कहीं न कहीं किसी इशारे पर चुनाव आयोग भी कभी कभी चल लिया करते हैं। लेकिन हम तो नहीं मानते, हम तो केवल ये मानते हैं कि चुनाव कराने वाले और माननीय चुनाव अधिकारी हमारे महामहिम हैं, उनका इशारा हमारे लिए संपत्ति है, उनकी सलाह और उनका आदेश हमारी नीति है। इसीलिए हम माननीय चुनाव आयोग को निष्पक्ष, स्वतंत्र और पूरा अधिकार जो कुछ भी उनके पास है, उनके हर एक आदेश का पालन करने के लिए हम तैयार हैं। किसी न किसी पर शिकवा है और न किसी की शिकायत है, हम तो कहीं जो सुनते हैं बस वही बात आपसे करते हैं। 10 अक्टूबर को एक अखबार में हमने पढ़ा, सुपर डुपर महागठबंधन। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आप ही के पार्टी का उठाया जा रहा है शब्दों को, और कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया सुपर गठबंधन को दरकिनार कर रही है। और पैसों का खेल जो है मीडिया में, बाजारीकरण जो मीडिया का हो गया है, ऐड पे मीडिया चलती है, पेड मीडिया हो गई है, इस पे आपका क्या नजरिया है? महोदय, जिस तरह से पैमाने बिहार में हावी है, भ्रष्टाचार हर एक विभाग में हावी है, जिस तरह से कालाबाजारी बिहार की सबसे बड़ी लाचारी बन गई है, जिस तरह से बिहार त्राहिमाम है, जिस तरह से बिहार की राजनीति अच्छे सच्चे अपने कार्यकर्ताओं को बदनाम करती नजर आई है, जिस तरह से बिहार की राजनीति कलंकित होती आ रही है, जिस तरह से बिहार की राजनीति हमेशा छिपकली की तरह करवट बदलती रहती है, जनता खामोश है, ये पब्लिक है, सब जानती है और नए प्रकार की निजात देना चाहती है। बिहार की आम जनता अब नए प्रकार के फैसला करने को तैयार है। बिहार की जनता अब भूत और भविष्य को देखते हुए बिहार का विकास चाहती है, और बिहार के विकास में अब हौसले बुलंद राजनीति करने की दरकार है। अब आने वाले समय में सच बोलने वाले जो लोग हैं, सही बात को डट के बोलने वाले जो लोग हैं, सही बात को डट के बोलने वाला जो हौसला है और सच्ची बात को बोल करके समाज के पंचायत में फैसला करने वाले जो हौसला है, अब उसी को आगे आने की जरूरत है। यदि ऐसा होगा, आने वाले भविष्य में यदि इस प्रकार से यदि नहीं होगा तो बिहार का विनाश होगा, और सभी प्रकार का उचित फैसला करने वाले लोगों को, सभी प्रकार के वो लोग जो सही बात को डट के बोलते हैं, जो जहां है वहीं से बोलते हैं, ऐसे लोगों को चलित करके जब तक आगे आकर के नए प्रकार के गठबंधन का निजात नहीं होगा, नए प्रकार के सुपर गठबंधन का निजात नहीं होगा, नए प्रकार से सुपर गठबंधन को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक बिहार असमंजस में रहेगा। इसीलिए बिहार को अब सुपर युवा की जरूरत है, सुपर मैन की जरूरत है। बिहार को अब नए प्रकार का हौसला और युवाओं का हौसला बिहार का करेगा, नए प्रकार से फैसला। हम भी यही चाहते हैं और भविष्य भी बिहार का यही बताएगा। आपका जो संगठन में बहुत सारे लोग हैं, हमें जैसा कि अभी
सैटिस्फैक्शन मिला कि हर जिला में आपका एक कार्य समिति है जो कि फैसला लेती है, हर तरह का प्रकोष्ठ है। 2019 में आपको शायद सिंबल मिला, ये क्यों? जी 2019 से इतने कम समय में आपको कैसा चुनाव के प्रक्रिया तैयारी करने में आपको कितनी कठिनाइयाँ आई और क्या हर्डल्स आए इसके बीच, क्या क्या समस्या? देखिए, चुनाव रजिस्ट्रेशन तो बाद में हुआ, बहुत प्रकार से हम लोग सच बोलने वाले लोग, निष्पक्ष लोग, समाज के अधूरा फैसला को दूध का दूध और पानी का पानी जैसा फैसला करने वाला हौसला का एकत्रित होकर के जब नए प्रकार के फैसला करने के लिए संगठन बना, उस संगठन का नाम असली देशी संगठन है। और जब निबंधन हुआ तो असली देशी पार्टी 2019 में हमारे असली देशी दिनांक क्या था? और 21 फरवरी 2019 को हमारे पार्टी रजिस्ट्रेशन हुआ। अब जो है 1 मार्च को हमें संबद्ध किया, 1 मार्च 2019 को संबद्ध किया। हमें 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ाने का मौका भी मिला। बहुत सारे उम्मीदवार को हमने बिहार में उतारा, लेकिन जिस तरह से मेरा विश्वास मजबूत था, मेरे विश्वास के साथ विश्वासघात करने वाले दलों में हमारे उम्मीदवार के साथ छलावा किया, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी सशक्त रही, उम्मीदवार का हौसला बुलंद रहा और भरोसा कायम रहा। तत्पश्चात लोकसभा चुनाव के उपरांत हर एक जिला का दौरा शुरू कर दिए, पूरी कमेटी के साथ। हर एक जिला में जिला कार्यकारिणी है, अभी बिहार में प्रदेश कार्यकारिणी, दिल्ली स्तर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। हमारी कार्यकारिणी जो फैसला लेती है वही पार्टी का फैसला होता है। इसमें कोई भी नेता अकेले फैसला नहीं करता। यदि किसी पार्टी के उम्मीदवार को टिकट देना है या किसी कार्यकर्ता को टिकट देना है तो फैसला हम नहीं लेते, फैसला पार्टी का नेता। मतलब लोकतंत्र, कार्यकर्ताओं का फैसला उम्मीदवार का कर देगा उचित फैसला। इसलिए कार्यकर्ता ही कौन बनेंगे उम्मीदवार उस प्रकार का लेते हैं फैसला। इसीलिए लोकतंत्र के मजबूती के लिए, इस लोकतंत्र की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए, इस लोकतंत्र को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए, कार्यकर्ताओं को पूरा अधिकार देने के लिए, कार्यकर्ता ही देश की और पार्टी की सबसे बड़ी संपत्ति है, ये साबित करने के लिए कार्यकर्ताओं का हौसला उम्मीदवार का करेगा फैसला। नेता सिर्फ शो मैन है, कार्यकर्ता नायक होता है इसमें। इसीलिए कोई भी नेता, पार्टी का जो सर्वस्व नेता है, माला नहीं पहनता। कार्यकर्ताओं को माला पहनना की बारी, क्योंकि आप असली देशी पार्टी को। अभी भी एक और पार्टी आई है, कहा जा रहा है प्लूरल्स नाम है, आपने नाम सुना है? हम भी सुने हैं, खबर के माध्यम से सुने। पुष्पम प्रिया चौधरी, इन्होंने काफी अचानक से लैंड करती है लंदन से और अचानक से विज्ञापनों के जरिए, इनका भी सिंबल वगैरह भी नहीं आया है, लेकिन काफी इन्होंने उम्मीदवारों की घोषणा की, बोलते हैं कि विकास करेंगे, क्या करेंगे, पूछने पे कहते हैं कि आप लालू उठ गए हैं। पत्रकारों को इस तरीके से वो जवाब देते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? हम तो स्वागत करते हैं जो बिहार को सुधारने की बात करते हैं, निष्पक्षता की बात करते हैं और जो पारदर्शिता की बात करते हैं। चाहे लंदन में करके आया या बैंकॉक में करके आया, लेकिन बिहार को आगे बढ़ाने की बात हो, भ्रष्टाचार को मिटाने की बात हो, नोट रोटी खाने वालों को अधिकार दिलाने की बात हो, हम स्वागत करते हैं और उनके मान मर्यादा के प्रति हम आस्था व्यक्त करते हैं। आइए वो भी सामाजिक विचारधारा में लेकर के बिहार को सशक्त बनाने
और बिहार को मजबूती प्रदान दें। हम तो यही चाहेंगे, क्योंकि नारी देश की तैयारी है। आपका पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, आदरणीय पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे साहब एक मिसाल है। जब तक उनका कार्यकाल रहा तब गरीबों के प्रति उनकी आस्था बिल्कुल साफ रही और अपना मोबाइल नंबर आम पब्लिक में वो देते रहे। किसी को कोई समस्या आती रही उनको फोन करके या फैक्स करके अपने समस्याओं का निदान करते रहा। ऐसा कोई भी डीजीपी नहीं आए जो अपना पर्सनल नंबर फेसबुक सोशल मीडिया पर डाल करके गरीबों के हित में, गरीबों के समस्या के निदान के लिए इस तरह से उपाय कर सके। हम तो मानते हैं, हम तो जानते हैं कि इस प्रकार की उम्मीद और इस प्रकार का विश्वास यदि बिहार में फिर से वैसा ही हो तो बिहार के गरीबों की समस्या और बेईमानों को अपमानित करने वाली निजात और जिस प्रकार से इंसान लोगों को मुजरिम बना के फंसाया जाता है, उन लोगों को बेकसूर माना जाएगा। यदि आदरणीय पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जैसे लोग यदि आते रहेंगे, इस प्रकार के स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष फैसला लेने वाले लोग आते रहेंगे तो बिहार में दूध का दूध और पानी का पानी देखा गया है। अक्सर ऐसा देखा गया है और हम भी मानते हैं कि जब तक इंसान लोगों को फंसाने वाले दरोगा को भी जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक उचित फैसला नहीं होगा। एक आखिरी सवाल, आपकी पार्टी का फंडिंग कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, फंड क्या होगा? ये सच्ची बात है और दिल की सौगात है और गरीबों के हित की जब बात होती है, विश्वास भरी जज्बात होती है, जब विकास के लिए आंदोलन होता है और जब निष्पक्षता की बात होती है तो चंदा देने वालों की कतार भी लग जाती है। अब एन के प्रकार विश्वासों से भरी यह दुनिया की मदद से असली देसी बिहार को एक नए प्रकार का फैसला देने के लिए तैयार है। तो इसमें किसी को मिर्ची लगे तो असली देसी पार्टी क्या कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे चैनल को अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप चुनाव में कुछ सीटें जीत कर आए। अगर एक और सवाल मन में आ रहा है, पूछ ही लेता हूँ कि अगर कुछ सीटें अगर जीत के आते हैं तो क्या आप एनडीए में जाएंगे या फिर महागठबंधन में जाएंगे अगर निमंत्रण अगर मिलता है तो? देखिए, ना किसी पार्टी के हित की बात करता हूँ ना किसी के पक्ष की बात करता हूँ। इस पे सीधा जवाब, हाँ, सीधा जवाब चाहिए। तो जो एनडीए महागठबंधन, देखिए, ये आने वाला समय जो बिहार को नई प्रकार से रफ्तार दे सकेगा, बिहार में फैक्ट्रियां लगाने की बात करेगा, बिहार में आबादी के हिसाब से डिप्टी सीएम देने की बात करेगा। हमारे अंदाज से आबादी के हिसाब से बिहार में एक मुस्लिम समुदाय के लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाने की बहुत जरूरत है। ऐसा जो करेंगे असली देसी पार्टी उनके साथ रहेंगे। तो सर चुनाव की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए, आपके भी चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं और लाखों करोड़ों प्रकार की शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे
असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन यादव जी को इनका अंदाजे बयां आपने देखा। कुछ आपको लालू जी की झलकियां याद आती होंगी। अंदाजे बयां जो है देखते रहे। असली देसी पार्टी का ये इंटरव्यू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था, जिसको कि आप देख रहे थे मेरे साथ शुभेंदु के साथ। अगले कार्यक्रम में हम मिलेंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।